पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पंजाब पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, केंद्रीय एजेंसियों को जांच में दे सहयोग। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, तुरंत काउंसलिंग शुरू कराने के दिए निर्देश। बरकरार रहेगा 27% ओबीसी आरक्षण। देश पर कोरोना और ओमिक्रॉन का डबल अटैक। 24 घंटे में मिले 1,17,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। 3,000 के पार ओमिक्रॉन के मामले। कोरोना ओमिक्रॉन का डबल अटैक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बडगाम के जालोबा में 3 आतंकवादियों को किया ढेर। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। वंदे मातरम, आप नेटवर्क 10 देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हरियाणा की खबरों के साथ। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो सेंध हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के सहयोग से ऐसा हुआ है। पंजाब सरकार की तरफ से भले ही कमेटी का गठन किया गया हो, लेकिन कमेटी का गठन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी किया है। सब दूध का दूध, पानी का पानी जल्द ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैं भी जुड़ा था और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी असहज दिखाई दे रहे थे। और भिवानी के गांव डाडम में 1 जनवरी को अवैध खनन के चलते पहाड़ खिसकने की घटना के बाद इस क्षेत्र की विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने डाडम खनन क्षेत्र का दौरा किया। वहां पर हुए राहत कार्यों और स्थितियों का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। किरण चौधरी ने कहा कि वो इस खनन क्षेत्र से लंबे समय से विधायक रही हैं। बार बार विधानसभा पटल पर यहां खनन कार्य में हो रही अनियमितताओं की मांग उठाती रही हैं, लेकिन उचित जांच के आभास में अनियमितताएं होती रही, जिसके चलते इस प्रकार का हादसा हुआ। आज मेरा आने का मकसद ये है ताकि मैं अपनी आंखों से देखूं कि क्या हो क्या रहा है। पिछले 5 साल से मैं इस मुद्दे को उठाती आ रही हूँ और आप लोग तो सारे के सारे जितने भी ये मीडिया के भाई हैं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, विधानसभा के अंदर हो या मीडिया के जरिए हो, कि किस तरह से जो है अरावली क्षेत्र का जो है खनन हो रहा है। तो ये बात मैं बार बार आज नहीं, कम से कम पता नहीं दर्जनों बारी जो है उठा चुकी हूँ। इस बारी भी विधानसभा में अरावली क्षेत्र के बारे में मैंने ये बात उठाई। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंडમાં મુખ્યમંત્રી પુષ્કર ધામીને ફિલ્મ ક્ષેત્રને बढ़ावा देने खातर कदम अग्ने बढ़ाई। राज्य सरकार फिल्म नीति में संशोधन करके इन नीति तय शामिल लाना चाहिए, जैसे फिल्म निर्माता निर्देशकों तय फिल्म शूटिंग करने में यख दिक्कत न हो और वो तय पूर्ण माहौल मिल सकू। सरकार ये तय OTT प्लेटफॉर्म खातर इंसेंटिव देने और वैट में कटौती करने की नीति पर भी विचार करनी चाहिए। राज्य सरकार फिल्म नीति तय आकर्षक और व्यवहारिक बनाने खातर कुछ समय पहले मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन भी करे था। ये में फिल्म निर्माता निर्देशकों तय आमंत्रित करे उनसे भी आवश्यक सुझाव लिए गए। राज्य सरकार की कोशिश सिंगल विंडो सिस्टम तय सामने लाने की है। कार्यक्रम में फिल्म निर्माता निर्देशकों उत्तराखंड फिल्म नीति तय और सरलीकरण करने को सुझाव देने था। धामी सरकार उन तमाम पहलुओं पर विचार करनी चाहिए, जैसे उत्तराखंड में फिल्म कारोबार तय प्रोत्साहन मिल सकू। उत्तराखंड तय प्रकृति को अनमोल उपहार मिले से उत्तराखंड की वादियों में फिल्म जगत का लोगों तय आकर्षित करने की पूरी क्षमता है। फिल्म जगत की कई फिल्मों की शूटिंग ये राज्य में हुई है। उत्तराखंड की नैसर्गिक सौंदर्य में कई आंचलिक फिल्मों की शूटिंग हुई। फिल्म दुनिया का कई मशहूर हस्ती ये बात तय महसूस कर दें कि ये राज्य में फिल्म उद्योग का विकास की पर्याप्त संभावना छन।
बड़ा फिल्म निर्देशक निर्माता अभिनेता राज्य की सुंदरता पर काफी कुछ बोल चुके हैं। बर्फ से ढकी वादी, ताल सरोवर, पर्यटन स्थल, बुग्याल, यथका प्राकृतिक सौंदर्य ते बढ़ोंदन। दगड़ई सुरक्षा का लिहाज से भी उत्तराखंड बेहतर है। यख रमणीय गांव छन। फिल्म क्षेत्र का लोगों को यूं भी मानू है कि अगर उत्तराखंड सरकार निवेशक खातर और शूटिंग तय अनुकूल माहौल बना ली तो यख फिल्म निर्माण का खातर अनुकूल माहौल बनलू। प्रदेश में धामी सरकार का नेतृत्व में फिल्म नीति तय और सरलीकरण बनाने को निर्णय लिए गए। उत्तराखंड में फिल्म उद्योग का माहौल बनाने खातर धामी सरकार हर स्तर पर पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार की कोशिश है कि फिल्म शूटिंग करने पर निर्माताओं तय सब्सिडी का दगड़ई सुविधा भी उपलब्ध कराए जाऊं। धामी सरकार ने दिशा में प्रयास तेज कर दिया है। धामी सरकार एक बेहतर फिल्म नीति का दगड़ई फिल्म उद्योग का माहौल बनाने की दिशा में सक्रिय है। राज्य सरकार को यह मानू है कि फिल्म जगत का खातर अनुकूल नीति बने या फिल्म शूटिंग का खातर अवसर बनाए जाला। राज्य सरकार ने स्पष्ट करी कि अगर फिल्म नीति में कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो सरकार राज्य हित में यह कदम उठा ली। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग होती रही, उनकी चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब उत्तराखंड तय फिल्म शूटिंग का खातर एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म देने की दिशा में तेजी से काम होने चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात करेंगे कुरुक्षेत्र जिले की, जहां पर कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। जिले में 8 टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। जिला स्तरीय अस्पताल 672 बेड और 172 वेंटिलेटर से लैस है, जिससे कोरोना की इस जंग में मदद मिलेगी। इसको लेकर डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 8 टीमें सैंपलिंग, ट्रेसिंग और होम आइसोलेशन बुलेटिन टीम और साथ ही मॉलिक्यूलर लैब डिप्टी सिविल सर्जन के दिशा निर्देश पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। कोरोना जनवरी-फरवरी में ये पीक पर रहेगा और अगर इसे तब नियंत्रित कर लेते हैं तो बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। और वैक्सीनेशन और पांच उसमें है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो एक जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस पे आप हल्के में ना ले। इसको प्लीज़ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंतर्गत जो दिशा निर्देश है, चाहे वो मास्क लगाना है, चाहे भीड़ भाड़ से मीडिया वाले से बचना है, चाहे हाथ को सैनिटाइज करना है, इसके अतिरिक्त जो वैक्सीनेशन है अपने आप को, जो जिन की जो वैक्सीनेशन बनती है वो समय पर वैक्सीन लगाएं। तो वहीं रोहतक के एसडीएम महम प्रदीप अहलावत और डीएसपी महेश कुमार ने महम कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान प्रशासनिक काफिला भी साथ रहा। एसडीएम और डीएसपी ने लोगों को जागरूक किया। फ्लैग मार्च के दौरान कोरोना और ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। एसडीएम प्रदीप अहलावत ने कहा कि मास्क नहीं लगाने पर चालान किया जाएगा। इसके अलावा सजा का भी प्रावधान है। हम ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं कोरोना महामारी को देखते हुए, लोगों को जो अवेयर कर रहे हैं। एसडीएम साहब हमारे साथ हैं और बाकी जो पूरा प्रशासनिक अमला हमारे साथ है। और हम पूरे महम में बाज़ार के बीच में अभी हमें खड़े हैं। सभी दुकानदार भाइयों से भी हम अपील कर रहे हैं ताकि जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उनकी जो ये फॉलो करें और इस महामारी से बचें। तो वहीं कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए मेवात के डीएसपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सुधीर तनेजा ने जानकारी दी कि कोरोना की सख्त गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लापरवाह लोगों को सबक सिखाने और उनकी जेब ढीली कराने के लिए खाकी ने कमर कस ली है। अब न केवल रात के समय लापरवाह घूम रहे लोगों का चालान काटा जाएगा, बल्कि उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत प्रशासन की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। नाइट कर्फ्यू 11 PM से सुबह 5 AM तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है, जिस संबंध में हमारी पुलिस मुस्तैद रहती है। जो भी कोई 11 से 5 के बीच में अनावश्यक रूप में घूम रहा है तो उसके तहत हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इसके अलावा लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि लोग अपने मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें
और जागरूक करने के अलावा लोगों को समझाया जा रहा है कि इंडोर 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो और आउटडोर 200 से ज़्यादा इकट्ठे ना हो। 200 से ज़्यादा इकट्ठा होना है तो डीसी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए अब बात करनाल की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ रहे केसों की रफ्तार को देखते हुए नई गाइडलाइंस के पालन के लिए इंद्री में तैनात ड्यूटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने इंद्री सीएससी केंद्र का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। इस मौके पर सीएससी केंद्र में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति का भी जायजा लिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सीएससी इंचार्ज डॉक्टर किरण से अस्पताल में मरीजों के उपचार के इंतजामों समेत अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। कोरोना जो है जैसे पैर पसार रहा है धीरे धीरे, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट सेटअप के लिए जो है पूरा कार्य चल रहा है। तो एसएमओ मैडम से अभी आके मिला, इसकी डिटेल ली है कि 300 लीटर पर डे ये सप्लाई करेगा, जो 30 बेडों के लिए सफिशेंट रहेगी डेली। और इसमें थोड़ा ही काम बाकी है, ज़्यादातर काम हो चुका है, फिटिंग वगैरह सारी हो चुकी है। कुछ इसमें जो है कनेक्शन की बात थी कि जो बिजली बोर्ड के एसडीओ साहब से जो भी बात हुई है मेरी, उन्होंने जब ये एस्टीमेट बना के भेज रहे हैं और जल्द से जल्द इसको जो है पूरा करा के जल्द चालू करेंगे। और यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में 26 बेड जो है इससे कनेक्टेड यहाँ होंगे और 10 अलग से जो है कोरोना के लिए स्पेशल बेड बनाए गए हैं। और खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे,
तो अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है, जिसके चलते बच्चों में नाराजगी देखी जा रही है। छात्र स्कूल कॉलेज खोले जाने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने रतिया में सड़कों पर प्रदर्शन किया और स्कूल कॉलेज खोलने की मांग की। छात्रों का कहना है कि एक तरफ चुनावी रैलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान बंद कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो कोरोना महामारी को देखते हुए इन्होंने 12 जनवरी तक शिक्षण संस्थान बंद किए हैं, क्योंकि एक तरफ हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर जो कोरोना वायरस के टीके हैं वो लगा दिए हैं। उसके बावजूद ये आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी को 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए। ये इसका हम आज विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर तो इनके नेता हजारों और लाखों की भीड़ जुटाकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर शिक्षण संस्थान बंद कर छात्रों को पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं। ये जो आज का हमारा प्रदर्शन है, ये ना स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियों को रद्द करवाने के विषय में है जी। हरियाणा सरकार ने ये नाले तो वैक्सीन वगैरह सब कुछ लगवा रखा है। स्टूडेंट की छुट्टियां वगैरह कर रखी हैं बेफालतू की। भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए जी। तो वहीं भिवानी के क्राउन प्लाजा स्थित स्पा सेंटर पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। इस दौरान स्पा सेंटर से 4 से 5 लड़कियां और 3 से 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम करवाया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने छापेमारी की। ये जो शहर में स्पा सेंटर चल रहे हैं, इनकी लगातार शिकायतें ये मिल रही थी कि ये स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम कराते हैं। इसलिए आज हमने सीक्रेट रेड की थी। जो हमें 2 स्पा सेंटर से कुछ लड़कियां और कुछ कस्टमर मिले हैं, जिनको हम मुनासिब पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। अगर इनका किसी इन्वॉल्वमेंट या जो हमें मुखबिरी मिली थी सच्चाई पाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, संचालक के खिलाफ। और इन लड़कियों से पूछा जाएगा कहाँ की हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी पूछताछ अभी हो नहीं पाई। वहीं सोनीपत की शुगर मिल इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि पिछले सालों की तुलना में सोनीपत की शुगर मिल चीनी की क्वालिटी में काफी सुधार कर चुकी है, जिसके चलते प्रदेश भर में सोनीपत शुगर मिल की चीनी की डिमांड काफी बढ़ गई है। क्योंकि क्वालिटी में सुधार होने के बाद बाजार में अच्छी क्वालिटी के चलते रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं हरियाणा में सोनीपत की शुगर दूसरे से तीसरे स्थान पर लगातार बनी हुई है और शुगर मिल के एमडी जितेंद्र जोशी ने दावा किया है कि जल्द ही सोनीपत की शुगर मिल पहले नंबर पर पहुंचेगी। इसके लिए लगातार उनकी टीम कोशिश कर रही है। वहीं शुगर मिल प्रशासन ने 20 दिसंबर तक 10 करोड़ की पेमेंट किसानों को की है। बाकी किसानों को भी जल्द ही पेमेंट करवाई जाएगी। किसी की पेमेंट में कोई भी देरी नहीं की जा रही है। इस सीज़न में गन्ना है वो ऑलमोस्ट 16,000 एकड़ में उगाया गया है और डेली बेसिस पर हमारे पास 20 से 25,000 क्विंटल गन्ना मिल में आ रहा है और इतनी ही 20 से 21,000 क्विंटल गन्ने की क्रशिंग भी करी जा रही है डेली। जो चीनी का उत्पादन है वो 2,000 से लेकर 2100 क्विंटल प्रतिदिन के हिसाब से किया जा रहा है और पिछले सालों के मुकाबले इस साल चीनी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे मार्केट में रेट भी हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और हम पूरे हरियाणा प्रदेश में दूसरे तीसरे स्थान पर लगातार बने हुए हैं। बाकी हमारे प्रयास जारी हैं कि हम पहले स्थान पर आएँ चीनी की क्वालिटी में और उसकी प्राइस। तो वहीं भिवानी में 2 दिनों तक लगातार हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। किसानों ने इस बारिश को
बारिश न कहकर आसमान से सोना बरसने की बात कही। उनका कहना है कि ये बारिश उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। वहीं मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि बारिश 9 जनवरी तक रहने की उम्मीद है। भिवानी में लगातार 2 दिनों से हल्की बारिश हो रही है। ये बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। किसानों को बारिश के इन दिनों में खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर कोई बीमारी होती है तो वो भी इस बारिश में खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी फोरकास्टिंग थी 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक बरसात की, जिसमें कल बरसात हुई है। आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के चांसेस है। उसके बाद कल और परसों 7 और 8 को अच्छी बरसात के चांसेस बन रहे हैं और 9 तक बरसात जो है वो जारी रह सकती है। वहीं रतिया के दुकानदारों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल दुकानदार पिछले 2 दिनों से शहर के मुख्य बाजार में स्थित अग्रवाल धर्मशाला चौक से लेकर पूजा एम्पोरियम तक की सड़क का निर्माण न किए जाने से नाराज है। यही वजह है कि उन्होंने खुद पैसे जमा कर सड़क पर पत्थर डाल दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सिर्फ 300 फुट सड़क के हिस्से को छोड़ दिया गया है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन उसका अब तक समाधान नहीं किया जा सका है। लेकिन पालिका सचिव का कहना है कि टेंडर लगा दिया गया है, जिसके पास होने के बाद सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। मामला मार्केट का ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया कि टेंडर कर दिया और उसके बाद इनके चहेतों को टेंडर दे दिया, सरकार के चहेतों को, जिसमें नगर पालिका मिली हुई थी। उसके बावजूद जो पत्थर यहाँ लगा हुआ था, साफ सुथरा पत्थर, वो बेच के खा गए हैं। और जो लोगों की जो ईंटें थी, बजरी थी, सब वो बेच के इन्होंने खा लिया है, जिसमें नगर पालिका प्रशासन और समेत विधायक सब इसके अंदर मिली भगत है। वहीं यमुनानगर के पटेल नगर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहां मायके से लौटी बहू और उसकी बेटी को सास ने घर में नहीं घुसने दिया, जिसके चलते 8 साल की मासूम बच्ची ने 1098 पर फोन कर दिया और पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने बहू के सामान को घर के अंदर रखवाया और फिर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि ये हंगामा क्यों हुआ, इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका। यही वजह है कि चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। कि लड़की है रुचि ग्रोवर, वाइफ ऑफ रोहित ग्रोवर, इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट है आपस में। तो इनकी पहले भी मीटिंग हुई है और ये अपना कुछ सामान अपने मायके से लेकर आई थी, तो इसके साथ में कुछ विरोध कराया था, लेकिन आपस में बैठ के इनकी उसका सामान अंदर रख दिया गया है। और उसका कोई बड़ा बेटा कोविड पेशेंट है कोई या पॉजिटिव है, तो उसने कहा कि हम बाद में बैठ के अपनी मीटिंग करके अपने मैटर को सुलझा। तो वहीं गोहाना सोनीपत रोड पर उपमंडल गोहाना कृषि कार्यालय में उत्तम बीज उत्पादन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 30 किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोहाना कृषि विभाग के एसडीओ डॉक्टर राजेंद्र मेहरा ने की। कार्यक्रम में हिसार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने बीज विज्ञान के बारे में किसानों को बताया। इसमें मुख्य हमने गोहाना और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के किसानों के लिए बीज उत्पादन, किसान अपना स्वयं का बीज कैसे उत्पादन करे और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उस विषय में हम यूनिवर्सिटी से भी एक्सपर्ट आए हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से भी आए हुए हैं। तो किसानों को पूरे 1 दिन का सारा कार्यक्रम बताया जाएगा और इसमें हम किसानों को पैकेज प्रैक्टिस देंगे और बीज प्रोडक्शन से संबंधित लिटरेचर देंगे। और मूंग का भी 1-1 एकड़ का 25 किसानों को हम जो 10 गांवों से आए हुए हैं उनको हम 1-1 एकड़ का मूंग भी देंगे विश्वविद्यालय की तरफ से, तो ताकि किसान अपना स्वयं का बीज उत्पादन कर सके और अपना आमदनी को बढ़ा सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे नेटवर्क 10। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर